हेलो वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लेक्चर 12th स्फीयर का 12th लेक्चर करने जा रहे हैं। इसमें हम आज दो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। ये दोनों क्वेश्चंस आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले आप देखिए कि जो क्वेश्चन है आपका, इसमें एक गिवन स्फीयर है। देखिए अब ये इसकी इक्वेशन है और इसको हमने इनिशियली नंबर 1 मान लिया है। ठीक है, तो आप फिगर में समझते जाइए। ये एक स्फीयर है, दिख रहा है आपको फिगर में, स्फीयर नंबर 1 या 1 नंबर भी डाला हुआ है। अब क्वेश्चन हमसे क्या डिमांड कर रहा है कि इस स्फीयर पर, क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं, स्थित स्फीयर पर स्थित उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करो जहां पर गोले के स्पर्श समतल, एक समतल के बाद एक और समतल वर्ड लिखा है और इसके बाद एक समतल की इक्वेशन लिखी है, इसको हमने नंबर 2 डाला है, ये समांतर है। तो देखिए इसका क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ। देखिए इधर इस क्वेश्चन को अब मैं आपको डायग्राम में एक्सप्लेन करता हूं। सपोज जो स्फीयर हमको क्वेश्चन में गिवन है, जिसको हमने नंबर 1 डाला, वो ये रहा, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। और जो प्लेन है ये वाला गिवन प्लेन, गिवन हम उसको बोलते हैं जिसकी इक्वेशन गिवन होती है। तो ये गिवन प्लेन जो है, मान लीजिए वो ये वाला है। देखिए नंबर भी हमने यहाँ वही डाला है और यहाँ फिगर में भी नंबर वही डाला है ताकि इजीली हम आइडेंटिफाई कर सके। अब क्वेश्चन हमसे क्या डिमांड कर रहा है कि इस स्फीयर पर दो ऐसे पॉइंट्स ढूंढ के बताओ। पॉइंट्स ढूंढ के बताओ का मतलब उनके निर्देशांक ढूंढ के बताओ। सच दैट, यानी कि ताकि इन पॉइंट्स पर जो टेंजेंट प्लेन है, तो आप रिकॉल कीजिए कि स्फीयर के हर पॉइंट पर एक यूनिक टेंजेंट प्लेन एग्जिस्ट करता है। तो एम और एन चूंकि स्फीयर के दो पॉइंट्स हैं, तो इन पर भी एक एक यूनिक टेंजेंट प्लेन एग्जिस्ट करेगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होना क्या चाहिए कि ये जो दो टेंजेंट प्लेन है, देखो ये वाला और ये वाला टेंजेंट प्लेन्स एट एम एंड एन, ये दोनों इस गिवन प्लेन के पैरेलल होने चाहिए। या यूं कहना चाहिए कि अगर ये दोनों टेंजेंट प्लेन इस प्लेन नंबर 2 के पैरेलल हैं, तो फिर ये पॉइंट और एम और एन जो है इन प्लेन्स के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो कि स्फीयर पर लाई कर रहे हैं, इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट पता करके बताइए। ये काम हमको करना है। तो आई होप कि आपको फिगर से पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए इसके बाद जो इस क्वेश्चन की कंसेप्ट है वो देखिए यहाँ लिखा है। पहले मैं आपको एक बार की को कंसेप्ट हाईलाइट कर रहा हूं। देखिए अब इधर ये की कंसेप्ट क्या कहता है कि अगर ये सारा घटनाक्रम घट रहा है, देन द लाइन जॉइनिंग एम एंड एन, एम और एन को मिलाने वाली जो रेखा है ना, वो इस स्फीयर का व्यास होगी, विल बी द डायमीटर ऑफ द स्फीयर। तो आप देखिए ये बिल्कुल कॉमन सा कंसेप्ट है, सर्किल में भी एप्लीकेबल है, यहां भी एप्लीकेबल है कि जब भी किसी स्फीयर पर दो टेंजेंट प्लेन्स पैरेलल हैं, तो उन टेंजेंट प्लेन्स के जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हैं, उनको ज्वाइन करने वाली लाइन जो होगी ना, वो इस स्फीयर का डायमीटर होगी। डायमीटर होने का मतलब फिर इन दोनों को मिलाने वाली लाइन स्फीयर के सेंटर से पास होगी, क्योंकि अदरवाइज ये दोनों प्लेन्स पैरेलल हो ही नहीं सकते। ठीक है, दूसरी बात हम क्या करें, सच दैट, ये देखिए आप हाईलाइटेड पोर्शन में, सच दैट 1, ये थोड़ा सा नंबर हमने गलत डाल दिया, सच दैट दिस लाइन, कौन सी लाइन, लाइन ज्वाइनिंग एम एन एन, तो आपको यहाँ 1 को काट के लिख देना, सच दैट द लाइन एम एन, यहाँ 1 को इरेज करके आपको क्या लिखना है, सच दैट द लाइन एम एन, और फिर ब्रैकेट में लिखा है एक्सटेंडेड, मतलब एम एन रेखा को अगर मैं आगे बढ़ाऊं तो ये उस प्लेन के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। मतलब एम और एन दो ऐसे बिंदु हैं, पहली बात कि इनको मिलाने वाली रेखा गोले का व्यास है, दूसरी बात इनको मिलाने वाली रेखा जो होगी ना, वो इस प्लेन के, गिवन प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। बताइए क्यों, सीधी साधी बात है, एम और एन पर जो टेंजेंट प्लेन्स हैं वो इसके पैरेलल है, तो अगर ये दोनों प्लेन इसके पैरेलल हैं तो फिर ये तीनों प्लेन पैरेलल हो गए, और ये जो लाइन है ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब
इस कंसेप्ट को यूज करते हुए हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम सबसे पहला काम ये करेंगे कि हम इस mn की इक्वेशन लिखेंगे, लाइन mn की। ठीक है, तो बताइए किसी भी लाइन की इक्वेशन जब हम लिखते हैं सिमेट्रिक फॉर्म में तो हमको क्या क्या पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो एनी वन पॉइंट ऑन द लाइन। ठीक है, और सेकंड थिंग हमें पता होना चाहिए उस लाइन के डायरेक्शन रेशोस। तो देखिए आप m और n जो है उसके लिए हमें कौन सा पॉइंट नोन है, यानी कौन से पॉइंट के निर्देशांक पता है जो mn रेखा पर स्थित है। डेफिनेटली सी के क्या निर्देशांक क्वेश्चन में गिवन है, नहीं, हमको स्फीयर की इक्वेशन गिवन है। तो अगर स्फीयर की इक्वेशन गिवन है तो उस इक्वेशन से हम उसके सेंटर लिख लेंगे। तो आप बताइए ये जो स्फीयर है आपका स्फीयर नंबर 1 दिख रहे हैं आपको इसकी इक्वेशन, इसके सेंटर क्या आएंगे। तो किसी भी स्फीयर की इक्वेशन से हम सेंटर कैसे लिखते हैं, एक्स वाई जेड के जो पद होते हैं उनके गुणांकों में हम 2 का डिवाइड लगाते हैं और साइन चेंज करते हैं। ये काम बहुत एलिमेंट्री है, हम कई बार कर चुके हैं। तो इस बात को यूज करते हुए इस स्फीयर के सेंटर आ जाएगा 2 - 1 0। तो 2 - 1 0 इस पॉइंट के पास में आप चाहो तो लिख सकते हो, सी के पास में, ये सी के कोऑर्डिनेट हो गए। तो mn की इक्वेशन में जो पॉइंट हम ऊपर यूज करेंगे सिमेट्रिक फॉर्म में वो हो जाएगा 2 - 1 0। फिर हमें इस mn के द्विक अनुपात चाहिए। तो आप देखिए अभी मैंने आपको क्या समझाया, जो यहाँ पर मैंने की कंसेप्ट में लिखा भी है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया था। देखिए अब इधर ये वाला की कंसेप्ट, इसके अंदर मैंने क्या कहा था कि ये जो mn लाइन है ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, क्योंकि ये डायमीटर है, ये टेंजेंट प्लेन है, तो डायमीटर और टेंजेंट प्लेन परपेंडिकुलर होंगे, और फिर ये प्लेन इसके पैरेलल है तो ये लाइन इसके भी परपेंडिकुलर होगी। ठीक है साहब, तो आप देखिए हम हमारे 3D के नॉर्मल कंसेप्ट से जानते हैं, ये मैं आपको पहले एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ बेसिक कंसेप्ट्स में, कि किसी भी प्लेन की इक्वेशन में जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स होते हैं, देखिए ये प्लेन है, इसकी इक्वेशन में एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट क्या है, 2 - 1 2। ये कोफिशिएंट उस प्लेन के नॉर्मल के द्विगुणुपात होते हैं। तो ये जो हमारा प्लेन नंबर 2 है इसका नॉर्मल कौन है, mn लाइन, तो इसके द्विगुणुपात हो जाएंगे 2 - 1 2। ठीक है, तो ये दोनों बातें जब मैंने यहाँ यूज की तो आई गेट इक्वेशन ऑफ लाइन MNS, दिस वन। ये लाइन mn की इक्वेशन आ गई। देखिए ऊपर तो पॉइंट कौन सा आ गया, c के निर्देशांक, और नीचे 2 - 1 2 क्या आ गए, प्लेन 2 की इक्वेशन में एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट। ठीक है, अब इसके आगे जैसे हम हमेशा करते हैं किसी भी लाइन की इक्वेशन में सिमेट्रिक फॉर्म में, उसको हम इज इक्वल टू r या k मान लेते हैं। क्यों मानते हैं, क्योंकि ऐसा करके फिर हम इस लाइन पर सिचुएटेड किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं। तो देखिए आप x - 2/2 को अगर मैं k के इक्वल करता हूं तो x की वैल्यू आ जाएगी 2k + 2, y की वैल्यू आ जाएगी -k + 1, -k - 1, ये वाला रेशियो, और z की ये आ जाएगी। अब ये पॉइंट क्या शो कर रहा है, ये पॉइंट शो कर रहा है इस mn लाइन पर सिचुएटेड किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट। तो k की स्पेशल वैल्यूज के लिए ये पॉइंट m और n को भी शो करेगा, क्योंकि m और n भी इसी लाइन पर सिचुएटेड है। ठीक है, तो अब इसके लिए मेरा लॉजिक क्या होगा, मैं ये कहूंगा कि अगर ये वाला पॉइंट k जो इन टर्म्स ऑफ k लिखा है, यदि ये स्फीयर और इस लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, इस लाइन को मैंने देखिए नंबर 3 डाला है, तो लाइन नंबर 3 कौन है, लाइन नंबर 3 इज mn। तो लाइन नंबर 3 ये और ये स्फीयर नंबर 1 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम निकालना चाहते हैं, जो कि वास्तव में m और n है। तो इसके लिए क्या करूंगा, मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट स्फीयर की इक्वेशन में पुट कर दूंगा। ठीक है, तो मैंने देखिए लॉजिक दिया है, इफ अबव पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन 3 एंड स्फीयर 1 देन, तो देन करके ये पॉइंट मैंने स्फीयर की इक्वेशन में पुट कर दिया। जब मैंने स्फीयर की इक्वेशन में इस पॉइंट को पुट किया और तो मेरे को एक k में इक्वेशन बनी, इसको मैंने यहाँ सिंपलीफाई आप अपने आप कर लीजिए 2-3 लाइन में। तो इससे k की वैल्यू सॉल्व होकर आएगी k = 1 - 1। ये k की वैल्यू जब मैं यहाँ पर पुट करूंगा, कहां पर, इस लाइन के एनी पॉइंट के कोऑर्डिनेट में, तो ये पॉइंट्स बन जाएंगे फिर m और n के अभीष्ट बिंदु, यहाँ लिख देना अभीष्ट बिंदु m और n के निर्देशांक। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन, फिर देखिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन हम कह रहे हैं,
-100 से जाने वाले उस गोले का समीकरण याद करो। यानी एक आपको स्फीयर की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो आप देखिए डायग्राम में आपको दो स्फीयर दिख रहे हैं, इनमें से एक स्फीयर हमको फाइंड करना है जहां पर मैंने लिखा है रिक्वायर्ड स्फीयर एरो करके, और इसी स्फीयर पर मैंने एक पॉइंट शो किया -100। देखिए पी पॉइंट इस रिक्वायर्ड स्फीयर पे लाई कर रहा है। तो फिर ये दूसरा स्फीयर कौन है जो इसके बगल में बना हुआ है, स्फीयर नंबर 1, ये गिवन स्फीयर है। देखिए आप क्वेश्चन को पढ़िए, जो निम्न गोले को, और निम्न गोले का मतलब नीचे लिखा गया गोला ये रहा जिसको मैंने नंबर 1 डाला है। तो इस स्फीयर को पहले हम देखिए समझते हैं। तो यहाँ पर एक बात हमें और केयरफुली समझनी है कि अगर हमारे स्फीयर की इक्वेशन इस प्रकार है कि उसमें x² y² z² का कोफिशिएंट 1 नहीं है बल्कि कुछ और है, तो सबसे पहले हम उस स्फीयर की इक्वेशन में वो कुछ और का डिवाइड कर देंगे ताकि यहाँ पर तीनों के कोफिशिएंट 1 हो जाए। यहाँ पर हम क्या नोट करते हैं, x² y² z² का कोफिशिएंट 4 है, तो हमने इस पूरी इक्वेशन में 4 का डिवाइड लगा दिया, तो ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो ये इक्वेशन हो गई स्फीयर नंबर 1 की। अब स्फीयर 1 को रिक्वायर्ड स्फीयर का मतलब होता है जो गोला फाइंड करना है, अभीष्ट। ये दोनों रिक्वायर्ड स्फीयर इस गिवन स्फीयर को टच करता है, और कहां टच करता है, एक पॉइंट पर दोनों टच कर रहे हैं। वो पॉइंट हमको क्वेश्चन में गिवन है, कौन सा पॉइंट है वो, 1 2 -2। देखिए एट 1 2 -2, मतलब ये जो ए पॉइंट है ना, आप चाहो तो इसके बगल में लिख देना 1 2 -2। ये पॉइंट हमको नोन है, एक तो ये पॉइंट नोन है, दोनों गोलों का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। एक रिक्वायर्ड स्फीयर एक एडिशनल पॉइंट से पास होता है -100, वो हमें नोन है, और एक स्फीयर नंबर 1 की इक्वेशन नोन है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हम सॉल्यूशन को पढ़ना शुरू कीजिए। सबसे पहले ये जो पॉइंट ए पर आप देखिए मैंने एक यहाँ पर एक प्लेन बनाया है। अब ध्यान से समझिए आप, ये प्लेन क्या लग रहा है आपको डायग्राम में, ये स्फीयर नंबर 1 को तो लग रहा है कि इसको टच कर रहा है, पर आपको दूसरी तरफ ये भी लग रहा होगा कि रिक्वायर्ड स्फीयर को काट रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। वास्तव में ये जो प्लेन है ये दोनों गोलों का कॉमन टेंजेंट प्लेन है, तो ये एक्चुअली इन दोनों गोलों के बीचों बीच से निकल रहा है। ठीक है ना, तो इसलिए मैंने वहां पर इसका सेकंड वाली जो एज है वो मैंने डॉटेड बनाई है, मतलब वो इसको ए पॉइंट से इस प्रकार ये प्लेन पास हो रहा है कि ये 1 को भी टच कर रहा है और रिक्वायर्ड स्फीयर को भी टच कर रहा है। इस तरह से ये क्या हो गया, कॉमन टेंजेंट प्लेन। तो इस कॉमन टेंजेंट प्लेन की अहमियत तो हम बाद में समझेंगे, पहले हम इसकी इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं। तो देखिए इसकी इक्वेशन फाइंड करने के लिए, चूंकि ये टेंजेंट प्लेन है स्फीयर नंबर 1 का, तो 1 के ऊपर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे t = 0 का, जो कि मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं, है ना। हम टेंजेंट प्लेन फाइंड कर सकते हैं whenever I know the equation of sphere and I know the point of contact। तो point of contact है आपका 1 2 -2। तो ये देखिए अब स्फीयर नंबर 1 पर मैंने t = 0 फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। कैसे करते हैं बताइए, x² की जगह x × x1, तो x इंटू में क्या दिख रहा है आपको, 1 ये रहा। देखिए अब ये पॉइंट बनेगा x1 y1 z1। फिर आप आगे इसी प्रकार देखते जाइए, y × y1 z × z1। फिर इंपॉर्टेंट काम देखिए क्या कर रहे हैं अपन, यहां पर ये जो टर्म है 5/2x, इसमें 2x को रिप्लेस करना है x + x1 से। तो पहले तो मैं इसमें 2x1 क्रिएट करूंगा। कैसे क्रिएट करूंगा इस टर्म में, मैं इसको लिखूंगा 5/4 × 2x। इसको दिमाग में सोचिए आप, 5/2x को मैंने क्या लिखा, 5/4 फिर ब्रैकेट में 2x ऊपर, है ना, ताकि 4 और 2 कैंसिल होकर वापस 5/2 आ जाए। तो इससे क्या हुआ, 2x की टर्म क्रिएट हो गई और उसकी जगह हम रिप्लेस कर देंगे x + 1। तो ये आप देखिए यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा ये वाला टर्म कैसे आया, ये मेन चीज देखो समझने की। वापस से देखिए आप, 5/2x जो वाली टर्म है इसको मैंने पहले लिखा 5/4, 4 करने से ऊपर बन गया 2 × x, फिर इस 2 × x को रिप्लेस किया मैंने x + x1 यानी 1 से। सिमिलरली आगे वाली टर्म्स में ये काम किया, तब तो समझ में आ गया होगा आपको। फिर मैंने इसको सिंपलीफाई कर दिया, तो इसको सिंपलीफाई करने से मुझे इक्वेशन नंबर 2 मिल गई। ये इक्वेशन नंबर 2 किसकी है, ये मेरे इस कॉमन टेंजेंट प्लेन की हो गई। देखिए इसकी अब मैं इस कंसेप्ट को यूज करूंगा कि जो मेरा रिक्वायर्ड स्फीयर है वो स्फीयर नंबर 1 यानी गिवन स्फीयर
और ये प्लेन नंबर 2 यानी कॉमन टेंजेंट प्लेन, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और वास्तव में इस प्लेन और इस स्फीयर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज नथिंग बट पॉइंट ए विच इज अगेन नथिंग बट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये वाला जो रिक्वायर्ड स्फीयर है ये स्फीयर नंबर 1 और प्लेन नंबर 2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होता है। अतः इसकी इक्वेशन निकालने का जो सूत्र या फॉर्मूला यूज होगा वो हो जाएगा s प्लस लैम्डा p। ठीक है, तो आप देखिए इसमें s कौन होगा, s होगा स्फीयर नंबर 1 और p का मतलब यहाँ प्लेन से है। p का मतलब आप ये पॉइंट मत समझ लेना, p का मतलब प्लेन। तो प्लेन कौन सा, प्लेन नंबर 2। तो ये s प्लस लैम्डा p फॉर्मूला लगाने से देखिए आप ये इक्वेशन हमारी किसकी रिप्रेजेंट हुई, उस स्फीयर की जो कि स्फीयर नंबर 1 और प्लेन नंबर 2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होता है, और वो स्फीयर और कोई नहीं बल्कि रिक्वायर्ड स्फीयर है। तो अगर ये रिक्वायर्ड स्फीयर है तो इसको -1 0 0 सेटिस्फाई करना चाहिए, क्योंकि रिक्वायर्ड स्फीयर पर -1 0 0 लाई करता है। तो ये पॉइंट जब मैंने इसमें फिल किया है ना, तो इक्वेशन लैम्डा के लिए बन गई और लैम्डा की वैल्यू निकल के आ गई -1/4। तो ये वैल्यू मैं इसमें कर दूंगा पुट 3 में, और पुट करने से जो इक्वेशन सिंप्लीफाई होकर आएगी, दिस विल बी आवर आंसर। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आपके स्फीयर के चैप्टर में टोटल 4 एक्सरसाइज हैं, अपने बुक में देखी हो तो उसमें से हम 3 एक्सरसाइज अब तक कर चुके हैं, है ना। मैंने काफी आपको क्वेश्चन कवर करने की कोशिश की है। इट इज नॉट पॉसिबल टू डू ऑल द क्वेश्चंस, बाकी क्वेश्चंस आप सेल्फ अटेम्प्ट कीजिए, है ना। अगर आपको किसी क्वेश्चन में पर्टिकुलर में प्रॉब्लम आती है देन यू आर मोस्ट वेलकम, आप अपने कमेंट सेक्शन में उस क्वेश्चन का नंबर डाल के, एक्सरसाइज नंबर डाल के, बुक का नाम लिखकर, इवन पेज नंबर लिख दीजिएगा कि ये क्वेश्चन सर हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो आई विल गिव यू द सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट 4th एक्सरसाइज हम वी विल गोइंग टू स्टार्ट। उसके अंदर हम नई कंसेप्ट पढ़ेंगे, रेडिकल प्लेन, रेडिकल लाइन, रेडिकल सेंटर, कोएक्सियल सिस्टम ऑफ स्फीयर्स एंड लिमिटिंग पॉइंट्स ऑफ कोएक्सियल सिस्टम। ये एक्सरसाइज भी काफी बड़ी है। तो नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट लेक्चर, आई मींस लेक्चर नंबर 13 में हम, अगर आपके और कोई डाउट नहीं आता है तो हम लेक्चर नंबर 13 वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।